Live. We are live now. So we are live. हाँ तो YouTube पे तो नहीं आ रहा है ना? नहीं, YouTube पे live है ये. कहाँ आ रहा Time है? moves a little differently for the एक मिनट। unhurried. Here you'll always find that extra second for that unhurried. ओके फाइन, डाल दिए मैंने। शुरू कीजिए। शुरू करें? मेरे ख्याल से 2-3 मिनट रुक जाते हैं. तो बिकॉज ऐसा लगता है इसके साथ राहु केतु सब अटैच हो गया था. पर्टिकुलरली इस वीडियो के साथ में ऐसा हुआ है हमारा. 4-5 बार बेचारा पोस्टपोन हो चुका है. तो तो आई थिंक विल स्टार्ट फाइनली. अगर इस आई होप इट गोज स्मूथ बट विल स्टार्ट. ओके. आई थिंक ऑलरेडी लोग जुड़ चुके हैं. कोई फॉर्मेलिटी नहीं करूंगी. एंड आई थिंक आई जस्ट स्टार्ट अवे विद द क्वेश्चन. सर, पंजाब पॉलिटिक्स बहुत हॉट है. मन तो करता है कि एक पॉपकॉर्न उठाऊं, पर न्यूज़ मीडिया वाले जो है ना, वो दे नॉट डूइंग जस्टिस टू द एंटायर स्टोरी. दे हैव बीन very particular and very manipulative when they've picked up the stories without giving us a good insight. So I would rather request कि हम right from the beginning से शुरू करें, right from point A, so that we can cover the entire story and understand कि who has played what part. So sir, the ball is in your court. ओके गायत्री जी, जो लोग मुझे 2014 से पढ़ रहे हैं उनके लिए आज जो भी पंजाब में हो रहा है कुछ नया नहीं है. ये मैं सब चीज़ें पहले लिख चुका हूँ. 2014 में लिखी थी, 2017 में लिखी थी, 2019 में लिखी थी, और अभी भी मैंने अपने टेलीग्राम पे चैनल पे लगभग सारी बातें लिखी दी हैं जो पंजाब में आगे होने वाला है या जो होगा. आपको 2014 में लेके चलता हूँ. पंजाब में अकाली की सरकार थी, चुनाव का सीज़न था, मोदी जी की आंधी चल रही थी, पंजाब पूरी तरह से अकालियों के हाथ में था. पंजाब में भी मोदी जी की आंधी चल रही थी. अरुण जेटली जी ने अमृतसर में घर खरीदा, अपना नॉमिनेशन फाइल करा. फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नॉमिनेशन फाइल करा. कांग्रेस का नाम उस समय घपलों से भरा पड़ा था. हर देश का हर औने पौनी जगह, यहाँ तक कि शीला दीक्षित जैसे अच्छे लोग भी साफ हो गए जिस चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह जीत गए. तो मैंने अपने आप से सवाल पूछा, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं जीतते तो क्या होता? तो बड़ा सीधा सा उसका उत्तर था, अमरिंदर सिंह का कैरियर खत्म हो जाता. 2017 का चुनाव आया. 2017 में अकाली दल करप्शन में लिप्त था. पंजाब में सब उससे नफरत करते थे. अकाली के जीतने का कोई चांस नहीं था. मैंने भी ट्वीट लिखा था, एट एनी पॉइंट ऑफ एनी डे कैप्टन इज लॉट बेटर देन एनीबडी एल्स इन पंजाब. और कैप्टन की लीडरशिप में पंजाब कांग्रेस ने जीता. मैंने फिर अपने आप से सवाल पूछा, अगर कैप्टन नहीं जीतते पंजाब का चुनाव तो क्या होता? तो
आंसर उसका ये निकल के आ रहा था कि अगर कैप्टन नहीं जीतते तो पहली चीज़ तो कैप्टन पे एक तमगा लग जाता हारने का, कि वो पार्टी को लीड नहीं कर सकते और हार जाते, यानी उनके मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस नहीं था। फिर मुख्यमंत्री, क्योंकि अकाली का जीतना था नहीं, भाजपा का जनाधार है नहीं, तो नेचुरल है कि कांग्रेस का जनाधार होगा और वो जो नौटंकी पार्टी है उसका जनाधार होगा, क्योंकि नौटंकी पार्टी का असली चेहरा 2017 तक पूरा खुल के नहीं आया था, उतनी ज़्यादा उनकी मार्केटिंग नहीं हुई थी। तो यानी बड़ा सीधा सा सवाल था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी नौटंकी पार्टी के सपोर्ट के साथ, और नौटंकी पार्टी के कांग्रेस की जो सरकार में बनेगी उसका चीफ मिनिस्टर मोस्ट प्रोबेबली प्रताप बाजपा होता। प्रताप बाजपा जो है वो आप नौटंकी पार्टी सपोर्टर है, खालिस्तानी सपोर्टर है, और इसीलिए मैंने लिखा था एट एनी पॉइंट ऑफ डे एनी डे कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर कैप्टन अरविंदर सिंह इज miles ahead or much better to rule Punjab than anybody else. तो 2017 के चुनाव में हुआ क्या कि रातों रात बादल ने वोट शिफ्ट करे अपने अकालियों ने, और सारे वोट कैप्टन अरविंदर सिंह के कैंडिडेट्स को दिए गए, और कैप्टन साहब 2017 का चुनाव अपनी लीडरशिप में कांग्रेस को जिता दिया, जिसके कारण वो मुख्यमंत्री बने। करेक्ट। अब आया समय 2019 का। 2019 लोकसभा चुनाव था, कैप्टन की अनडिक्लेयर्ड सपोर्ट थी, और मैंने 2017 में भी लिखा था, मैंने वो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी वो स्क्रीनशॉट डाला हुआ है कि कैप्टन इज अ बीजेपी एसेट। बीजेपी एसेट जब हम बोलते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि बीजेपी का पिछलग्गू या बीजेपी का चमचा या बीजेपी के कहने पे हर काम करने वाला व्यक्ति। एसेट का मतलब होता है कि कुछ स्ट्रैटेजिक इश्यूज में बीजेपी का काउंटर नहीं होगा केंद्र की सरकार का, और काम वो होगा जो केंद्र सरकार चाहेगी ऑन सर्टेन स्ट्रैटेजिक इश्यूज, राइट। पंजाब बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, स्ट्रैटेजिक इशू नेशनल सिक्योरिटी है, बॉर्डर है, ड्रग्स हैं जो आती हैं, वेपन्स आते हैं। पर क्या जो आपने शुरुआत में बात बोली कि कंफ्यूज करते हैं लोग, उसका मुख्य कारण ये है कि हम अपने घरों में बैठ के, अपने एसी रूम में बैठ के विश्लेषण कर देते हैं बिना धरातल पे कभी गए हुए या समझे हुए। हर राज्य भारत का अलग है। राज्य के चुनाव जो होते हैं, हर राज्य के चुनाव अलग होते हैं। हर राज्य की ज़रूरतें, कमियां, गवर्नेंस का रीज़न, लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हर राज्य की अलग होती है। पंजाब में अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, अकाली हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, नौटंकी पार्टी हो, एक बहुत बड़ा रोल जो पंजाब की राजनीति में खेला जाता है वो है डेरा का। और वहाँ पर बड़े बड़े करोड़पतियों ने डेरे खरीद रखे हैं। आपने सुना होगा कुछ बॉलीवुड के सिंगर्स हैं, एक्टर हैं जो पंजाबी हैं, सरदार हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है डेरे में। तो जो डेरे की राजनीति है वो वही चलती है, और डेरे की राजनीति ड्रग्स पे चलती है। तो सवाल हमारे अंदर ये उठता है, जब हम कोई भी चीज़ प्रायोरिटाइज करते हैं तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि कमी कहीं नहीं है। कमी हर जगह होती है, हर इंसान में, हर पार्टी में कुछ वीकनेस होती है, कुछ स्ट्रेंथ होती है। लेकिन जब हम प्रायोरिटाइज करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है।
हमारी पहली प्रायोरिटी पंजाब में नेशनल सिक्योरिटी है। हमारी पहली प्रायोरिटी पंजाब में करप्शन नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ से हमें अगर नेशनली हमने सिक्योर कर लिया तो बाकी चीज़ें तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो मैनेज हो सकती हैं, और कैप्टन ने उसको अच्छी तरह से मैनेज करा। अब अभी मैंने 2017 का जब बताया था, मैंने आपको बोला था प्रताप बाजवा जो हैं, प्रताप बाजवा किसके आदमी हैं? प्रताप बाजवा प्रियंका गांधी के आदमी है, राहुल गांधी के नहीं है। बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि प्रियंका और राहुल भाई बहन है। ठीक है, मिसकंसेप्शन है, लेकिन दोनों कट्टर विरोधी हैं एक दूसरे के। दोनों एक दूसरे को काटना चाहते हैं। कांग्रेस की कमान 2014 में चुनाव हारने के बाद प्रियंका गांधी बिना किसी पोस्ट के मैनेज कर रही। राहुल गांधी एक ऐसा मोहरा है, जैसे ताश के पत्तों में दो जोकर होते हैं, तो बस उसको डाइवर्जन के लिए यूज करा जाता है कि वो डाइवर्ट करता रहे। असली गेम पीछे पॉलिटिक्स जो है वो प्रियंका गांधी खेले, और प्रियंका गांधी का दिमाग इंदिरा गांधी प्लस सोनिया गांधी है, तो वो बहुत कनिंग लेडी है। आपने देखा ही अभी जो लखीमपुर में नौटंकी चल रही है, लाशों के ढेर पे सत्ता जमाना आजादी से लेके 2014 तक का कार्यकाल कांग्रेस का रहा है। चाहे वो 3 लाख लाशें जो ट्रेनों में पाकिस्तान से आई हों, चाहे वो भागलपुर के दंगे हों, चाहे वो 1984 सिख राइट्स हों, चाहे वो भोपाल गैस कांड हो, बहुत सारे हैं, एक नहीं है, लिस्ट है। लाशों की राजनीति हुई। तो कैप्टन का अभी अब सवाल ये उठता है, कैप्टन ने सीएम शिप से रिजाइन कर दी और कांग्रेस छोड़ने की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, सबके मन में सवाल होता है, रिजाइन कर दिया, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे ख्याल से, और ये मैं सिखाना चाहता हूँ लोगों को, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे उद्देश्य लोगों को सिखाना है। समझ, आपकी समझ क्या है उससे मुझे मतलब नहीं, मैं आपकी समझ बदलने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर सवाल ये मत पूछो कि कैप्टन ने रिजाइन करा अब क्या होगा, सवाल ये पूछो कि कैप्टन अगर रिजाइन नहीं करते तो क्या हो। तो अगर कैप्टन रिजाइन नहीं करते सीएम से, हर चीज हंकी डोरी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने बचे हैं, 4-5 महीने बचे हैं, इससे ज्यादा तो चुनाव में नहीं बचे हैं कुछ। और 4-5 महीने कोई बड़ा टाइम तो होता नहीं है कि कोई सीएम कुछ कर लेगा। अभी भी जो है चन्नी चवन्नी जो भी है वो कुछ कर तो पाएगा नहीं। तो सवाल ये आता है कि अगर कैप्टन रिजाइन नहीं करते तो क्या होता। उसका जवाब मेरे पास ये है कि अगर कैप्टन रिजाइन नहीं करते तो कैप्टन का ये लास्ट टर्म था एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए पॉलिटिशियन। कैप्टन इसके बाद आराम से अपने घर में बैठते, एक मेंटर बनते, राष्ट्र के लिए, पंजाब के लिए काम करते, या जो उनकी हॉबीज हैं वो अपनी हॉबीज को, क्योंकि कैप्टन एक ऐसा इंसान है जिसको पैसे का तो लालच है नहीं। राजा महाराजा इंसान है, पैसे का तो उन्हें, जैसे दिग्विजय सिंह राजा हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया राजा हैं, इन लोगों को पैसे का भूख नहीं है। तो कुछ इनमें से कुछ को सत्ता की भूख है, कुछ को राष्ट्र की भूख है। लेकिन कैप्टन को जिस तरह से निकाला, वो एक फौजी के लिए, एक सम्मानित व्यक्ति के लिए, एक वरिष्ठ व्यक्ति के लिए जिसने अपने 50-55 साल राजनीति में दे दिए,
उसके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है। और ऐसा खुददार आदमी अगर उसका प्लान छोड़ने का है और रिटायर होने का है तो वो सब कुछ भूल जाएगा, वो फिर लड़ेगा। और यही वो लड़ाई अब आगे लड़ेंगे। सवाल ये उठता है कि अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आने वाले समय में अकाली भाजपा और कैप्टन की सरकार बनेगी। किस रूप में बनती है, कैसे अलायंस होता है, वो समय के साथ डिसाइड होगा। या तो तीनों अलायंस में आएंगे, अलायंस में नहीं आएंगे तो अलग अलग लड़ेंगे और चुनाव के बाद अलायंस बनाएंगे। जब मैं कहता हूँ अलग अलग लड़ेंगे तो ऑफिशियल अलायंस नहीं होगा, अनऑफिशियल होगा। उसका अर्थ ये है कि अनऑफिशियली आपस में डिसाइड हो जाएगा कि हमें कहाँ पर अपने कैंडिडेट खड़े करने हैं, कौन कहाँ पर करेगा, किसका कौन सा स्ट्रांग होल्ड है। बहुत सारे लोग भाजपा की बात करते हैं, भाजपा हार जाएगी, भाजपा का कुछ नहीं है, भाजपा बर्बाद हो जाएगी। ये असल में आप लोगों की कम सोच का निष्कर्ष है, क्योंकि भाजपा की लीडरशिप तो कभी पंजाब में रही नहीं। और भाजपा को अपना लीडर बनाने के लिए, एक लीडर पैदा करने के लिए पंजाब में लोकल लीडर, हेलीकॉप्टर लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं एक नेचुरल लीडर को कल्टीवेट करने के लिए। वो भाजपा कर रही है। तो इस चुनाव के बाद जो अगला चुनाव होगा वो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, वो भाजपा का होगा। तो ये कहानी है पंजाब की। और इससे ज्यादा अभी कुछ बोलना उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से। समय पहले तो मैं बता देता था, अभी मेरे थोड़े काम करने का तरीका बदल गया है। अब मैं समय से पहले ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। पहले मैं थोड़ा हिंट दे देता था, अभी मेरा मन नहीं करता। समय के हिसाब से आप देखना, तभी मज़ा आएगा। अगर क्लाइमेक्स मैंने अभी बता दिया तो फिर मज़ा क्या आएगा चुनाव। लेकिन सर जो लोग पंजाब पे टिप्पणी करते हैं, मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि ट्रेन पकड़ें, गाड़ी उठाएं और 20-25 दिन जरा पंजाब में घूम के आएं। बहुत से लोग जो टिप्पणी करते हैं उनको ये नहीं पता पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस नाम की ट्रेनें चलती हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि पंजाब की जमीन में जहर है और इस जहर को खत्म करने के लिए जमीन को जोतना कम से कम 20 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि पंजाब का किसान अपनी उगाई हुई फसल नहीं खाता क्योंकि वो जहरीली है। और इसीलिए ये लोग शोर मचाते हैं कि पीडीएस में हमारी प्रोक्योरमेंट सबसे ज्यादा हो, क्योंकि खुले बाजार में पंजाब की फसल नहीं बिकती है। जितने भी हमारी कंपनियां हैं जो आटा बना के बेचती हैं, अनाज पैकेट पैक करके बेचती हैं बाजार में, चावल बेचती हैं, वो पंजाब से प्रोक्योर नहीं करती हैं। वो मध्य प्रदेश से, यूपी से, बिहार से, ऐसे राज्यों से प्रोक्योर करते हैं, क्योंकि गेहूं मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा है, चावल यूपी का बहुत अच्छा है। तो पंजाब की राजनीति पे टिप्पणी करने से पहले 20-25 दिन पंजाब में घूम के आओ, क्योंकि मैं भी कोई बात बोलने से पहले कुछ अनुभव के आधार पे बोलता हूँ और जमीनी अनुभव के आधार पे ही बात करना उचित होता है, तभी आप कोई बात को सच बता सकते हैं। जी सर, अमरिंदर सिंह जी के बारे में, उनका भी तो पाकिस्तानी कनेक्शन है। कुछ फ्लाइट की फोटोग्राफ्स वायरल हुई थी जिसमें कहा जाता है कि उनके साथ में जो हैं वो शायद उनकी गर्लफ्रेंड हैं, वाइफ हैं।
वन साइड अमरिंदर सिंह जी साइटिंग की जो नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं वो पाकिस्तान के एजेंट हैं, उनका पाकिस्तानी कनेक्शन है, और दूसरी तरफ उनकी जो फोटोग्राफ वायरल हुई थी, काफ़ी वायरल हुई थी, वो भी जहन में है। अगर आई थिंक मेजॉरिटी व्यूअर्स को याद ही होगा कि किस तरीके से उनका भी पाकिस्तानी कनेक्शन निकल के आया था। गायत्री जी, मैंने अपने जीवन में, सोशल मीडिया के जीवन में बहुत सारे लोगों की पोलें खोली हैं, बहुत सारे लोगों के कनेक्शन, बैंक अकाउंट्स बताए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेसी हैं। मैंने आज तक कभी इस सब्जेक्ट पे या ऐसी जो पिक्चरों की आप बात कर रहे हैं मैंने भी देखी हैं, मैं ना कभी ट्वीट करा है ना कभी किसी मीडियम पे डाला है। उसका कारण है, और उसका कारण ये है कि मैं ट्रोल नहीं हूँ। देखिए क्या होता है कि आप भी अगर आज भारत में या जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर भी अगर आप नौकरी देखने जाती हैं तो आपका एक बैकग्राउंड चेक होता है। ये सन 2000 से इम्प्लीमेंट हो गया था, ठीक है, ग्लोबल रूल है ये कोई लोकल रूल नहीं है। तो हम जैसे मामूली लोगों की जॉब के लिए भी जब बैकग्राउंड चेक होती है तो आपको लगता है कि सीएम शिप मिलने के बाद या मिलने पे या स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो उनको, हर चीफ मिनिस्टर को उसका लोकल स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो ब्रीफिंग होती है, वो ऐसे व्यक्ति को देगी जिसका जिसका पाकिस्तानी कनेक्शन हो या उसकी बैकग्राउंड चेक नहीं होगी। पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड होना, पत्नी होना कोई बुराई बात नहीं है। मैंने कभी इस चीज को गलत नहीं माना। जैसे कि लोग दिग्विजय सिंह के बारे में बोलते हैं कि अपनी उम्र से आधी महिला के साथ उनका रिश्ता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं, कभी इन लोगों ने भारतीय क्लासिकल म्यूजिक या फाइन आर्ट्स का जो कम्युनिटी है उसमें कभी जाके नहीं देखा। जो बड़े बड़े हमारे पंडित रहे, वादक रहे, सिंगर्स रहे, क्लासिकल सिंगर्स रहे, जरा उस कम्युनिटी में जाके देखो, बनारस में जाके देखो। ये जितना भूत आपको आधी उम्र, चौथाई उम्र, पांचवी उम्र का है ना, ये सब उतर जाएगा। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह ने कभी इस्तेमाल नहीं करा, छाती ठोक के शादी करी, जबकि भारतीय राजनीति का इतिहास रहा है कि नेताओं ने महिलाओं का इस्तेमाल किया है। आज तक आप एक भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते हो जहां पर कोई संबंध हो और आपने उसको इज्जत ना दी हो, इज्जत दी हो। ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है एक्सेप्ट दिग्विजय सिंह एंड कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो मुझे इन चीजों पे कमेंट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जहां एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप है, इज्जत है, मिसयूज नहीं है, राष्ट्रहित जहां पर नीलाम नहीं हो रहा है, वहां पर कमेंट करना मेरी आदत नहीं है, ना मैं करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य केवल भारत का राष्ट्रहित है, नेशनल सिक्योरिटी है। तो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जो भी है मैं नहीं जानता, वाइफ है या गर्लफ्रेंड है या अकाउंटेंट्स है, जो भी है, आपको लगता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग इतने निकम्मे हैं कि उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करा होगा? तो मेरे ख्याल से ये यूजलेस सब्जेक्ट है जिस पे मैंने पहली बार बात करी है, लेकिन आगे बात नहीं करना है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं। जी, नो, हाँ, व्हाट आई मेंट टू कनेक्शन की बात, जिस दिन राष्ट्रहित पे कुछ आंच आएगी उस दिन परखच्चे उड़ा दूंगा मैं, जो भी हो। जी। सर, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि जैसे अमरिंदर सिंह जी बार-बार बोल रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान कनेक्शन है, ही इज़ कनेक्टेड विद एंटी नेशनल फोर्सेस, और उनके जो मतलब उनके इंटेंशंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हैं उन्होंने। आपकी गायत्री जी, आपकी बात सही है। देखो, वो एक राजनीतिक फाइट है।
सिद्धू का एंगल मैंने कभी कवर करा नहीं है, ना मैं अभी कवर करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से उसका वक्त नहीं आया है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप लोग ने मेरे को ट्विटर पे भी पढ़ा है, फेसबुक पे भी पढ़ते हैं, टेलीग्राम में, अब मैं टेलीग्राम में लिखता हूँ, कभी मैंने सिद्धू का नाम लिया है? और गौरव प्रधान ने अगर कभी सिद्धू का नाम नहीं लिया तो फिर कुछ कारण ही होगा ना। बहुत सारे काम हमें ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं गायत्री जी, ताकि ट्रस्ट बने। हनी ट्रैप क्या होता है? हनी ट्रैपिंग कैसे होती है? एक चुनी हुई महिला या पुरुष दूसरे के एरिया में इन्वेट करता है और ट्रस्ट डेवलप करता है, और जब वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तब आगे का काम होता है। तो जैसा मैंने कहा, समय से पहले बोलना अब मेरी आदत नहीं है, मैं एनालिसिस देता हूँ। मैंने सिद्धू का नाम आज तक नहीं लिया, उसका कारण है पंजाब चुनाव के बाद बात करेंगे उसकी, प्रॉमिस है आपसे। जी। सो कमिंग टू पंजाब पॉलिटिक्स, सो ये जो पंजाब पॉलिटिक्स अभी चल रही है, एक तो बहुत ही अनस्टेबल सा एनवायरनमेंट है, ऊपर से किसान आंदोलन का जो अभी ये नया रूप निखर के आ रहा है पिछले 2-3 दिनों में, चाहे लोगों को पीट-पीट कर मार देना, बीजेपी के वर्कर्स को मार देना या फिर जर्नलिस्ट को मार देना, सबका कनेक्शन कहीं न कहीं हमारे जो उग्र लोग हैं पंजाब में, जिनका कनाडा कनेक्शन है, खालिस्तान। तो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं आप इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो से? क्योंकि तारें देखिए, जुड़ी हुई हैं, नथिंग पॉलिटिक्स में, जैसा कि आप भी कई बार बोलते हैं, पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ एक्सक्लूजन में नहीं होती है, हाँ, तारें जुड़ी हुई होती हैं। तारें तारें सब जुड़ी हुई थी। देखो, आज के टाइम में खालिस्तानी डेस्परेट है। खालिस्तानी बहुत बुरी तरह से डेस्परेट हैं कि उन्होंने जो चाहा था वो नहीं हुआ, और जो पूरी प्लानिंग थी वो 26 जनवरी को गोलियां चलवाना था पुलिस से, ताकि 20-25 लाशें गिर जाएं। देखो, किसान आंदोलन का पहले दिन से ऑब्जेक्टिव किसान बिल नहीं है। मैंने इस पे कई बार लिखा है, मैंने कई बार बोला है, मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस भी पड़े हुए हैं। किसान आंदोलन का फार्मर बिल से कोई लेना देना नहीं है। किसान आंदोलन केवल और केवल मोदी और योगी को गद्दी से हटाने के लिए एक आंदोलन है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, पहली बार और आखिरी बार। कैप्टन अरविंदर सिंह ने जो काम सबसे अच्छा करा वो था कि उन्होंने जो पैसा फार्मर आंदोलन में आ रहा था, या जो भारत की कुछ कंपनियां फार्मर आंदोलन को स्पॉन्सर कर रही थी और जो विदेश से पैसा आ रहा था, वो सारा पैसा निचोड़वा दिया। उन्होंने फार्मर को प्रवोक करा, आड़तियों को। आड़ती ने अपने पैसे ठोके कि भाई फार्मर बिल अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो वापस हो जाएगा। तो उसमें मल्टीपल एंगल है, एक आड़ती का एंगल है, एक जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका एंगल है। तो आड़तियों का एंगल तो बड़ा साफ है कि अगर फार्मर बिल रहते हैं तो उनका कमीशन का धंधा बंद हो जाएगा, और कमीशन का धंधा बंद हो गया मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को भी फंडिंग बंद हो जाएगी वहां से, क्योंकि पंजाब में पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग बहुत हद तक आड़ती भी करते हैं, और मोस्टली आड़ती किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, चाहे वो अकाली हो, चाहे वो भाजपा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नौटंकी पार्टी हो, वो एफिलिएटेड होते हैं। तो आपको वहां पर जो जड़ें काटनी है, आपने जड़ें काटी। तो कैप्टन ने जब बार बार प्रवोक करा तो उन्हें अंतिम बूंद भी निचोड़ दी। अब जो फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पे नौटंकी चल रही है,
वो पूर्ण रूप से योगी को हटाने की है। यूपी चुनाव है, उसका ना पंजाब चुनाव से कोई लेना देना है, ना किसी और चुनाव से। और यूपी में भी वेस्टर्न यूपी के वोट काटना उनका उद्देश्य है, जो कि जाट और शुगरकेन बेल्ट है। दूसरा जो चल रहा है वो ब्राह्मण पॉलिटिक्स चल रही है। तो अगर आप इधर जाट वोट और ब्राह्मण वोट जोड़ दो तो कम से कम 15 से 20% वोट पड़ता है। 8% की स्विंग चाहिए, पॉलिटिक्स बदल जाएगी यूपी में। ये राजनीति है। जो चीज कल परसों हुई लखीमपुर में, लखीमपुर के बारे में लोग नहीं जानते। लखीमपुर खालिस्तानियों का अड्डा रहा है पुराना। मेरे कई बहुत निकट के लोग लखीमपुर खीरी से हैं और मेरी पत्नी की हमेशा उनसे बातचीत होती रहती है। कल भी हमने बात करी थी। लगभग हफ्ते में 2 बार तो बात हो ही जाती है। उनकी वहाँ काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड वगैरह भी है, एग्रीकल्चर का ही काम करते हैं। और मेनली शुगर केन है, शुगर केन फार्मिंग है वहाँ का, हाँ, शुगर लखीमपुर, केन। सहारनपुर, हाँ, पूरा वही। शुगर केन बेल्ट है। लेकिन जो लिंचिंग हुई है, वो लिंचिंग वो खालिस्तानियों ने और समाजवादी पार्टी ने करी। और ये दोनों जो गेस्ट हाउस में बंद हैं, उनके ही कहने पे करी गई। मैंने आपको शुरू में बताया 2014 से जो कमांड एंड कंट्रोल है विदेशी पार्टी का, वो एक ही महिला के हाथ में है, जिसको किसी का पद नहीं चाहिए। वो बिना पद के काम करती है ताकि उस पर कोई उंगली ना उठे। अब जो भी कैप्टन अरविंदर सिंह के साथ हुआ, इसका मुख्य कारण हरीश रावत की मूर्खता है। क्योंकि हरीश रावत दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है कांग्रेस में। क्षमा करें मेरे शब्दों के लिए, लेकिन इसमें लीडरशिप नाम की कोई चीज नहीं है। ये सब तलवे चाटने वाले लोग। जो कांग्रेस में आज प्रॉब्लम है वो है पेंडुलम लीडरशिप। जो माँ बेटा और बेटी कर रहे हैं, ये पेंडुलम लीडरशिप है। सिद्धू आके कोई बोल देते हैं, पेंडुलम उधर घूम जाता है। फिर कैप्टन अरविंदर सिंह को बोलते हैं, पेंडुलम दूसरी तरफ घूम जाता है। इस पेंडुलम को पिछले 1991 से जो इंसान कंट्रोल कर रहा था, उसकी कोरोना में डेथ हो गई। तो अब इस पेंडुलम को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। और ये पेंडुलम इतना बड़ा है कि इसको आप देखो, G23 बना कब बना? अहमद पटेल के जाने के बाद बना। लेकिन अहमद पटेल, इसका मतलब ऐसा सज्जन व्यक्ति था या ऐसा राजनीतिक चाणक्य था जो परिवार को और ये G23 को संभाल के रख सकते थे। और मैंने हमेशा इस बात को बोला है कि राजनीति में 2-3 चाणक्य हुए हैं भारत की राजनीति में। एक अहमद पटेल कांग्रेस के लिए, एक दिग्विजय सिंह जो उनसे ज्यादा अनुभवी हैं, और 2 का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो दोनों इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है। जो भाजपा की साइड के, या उसमें आप कह सकते हो एक अमित शाह जी हैं। लेकिन चौथे व्यक्ति का नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं होगा क्योंकि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है। मेरी तरह लिखते हैं, मेरी तरह
यूट्यूब और लेक्चर्स देते हैं, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के सदस्य नहीं है, इसलिए उनका नाम लेना उचित नहीं। तो अहमद पटेल की कमी आपको पंजाब में और G23 के ग्रुप बनने में आपको खल रही है, और यही आगे जाके कांग्रेस का अंत का कारण हो। दूसरी बात आप हमेशा याद रखिए कि अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कोरोना में नहीं मरा है। अहमद पटेल अति महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, पर वो कोरोना में मर गए। इससे आगे बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। समझदार लोग समझदार हैं, समझते हैं। तो आने वाली कांग्रेस की राजनीति पेंडुलम की तरह होगी, और इस पेंडुलम का टूटना 2022 का यूपी का चुनाव होगा। अभी मैं जमीन पे नहीं गया हूं, पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष खत्म होने के बाद मैं निकलूंगा 10-11 अक्टूबर को, और 20-25 दिन का यूपी का चक्कर मारना है मुझे। उसके बाद मैं आपको यूपी का विश्लेषण दूंगा, क्योंकि जब तक मैं जमीन ना देख लूं, और यूपी मेरा राज्य है, मुझे यूपी में घूमना अच्छा लगता है। सड़कें बहुत अच्छी हैं यूपी में। तो जब तक मैं यूपी का चक्कर ना लगा लूं, मैं आपको यूपी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आज की डेट में जो मेरी गट फील है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, यूपी में भाजपा की सरकार वापस आ रही है। महाराज जी वापस आ रहे हैं, और थंपिंग मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं। महाराज जी का आने का अर्थ है पेंडुलम अब 2 टांगों की जगह 1 टांग पे आ जाएगा। राहुल गांधी खत्म हो जाएंगे, प्रियंका गांधी टोटली एक्सपोज हो चुकी होंगी, क्योंकि मैंने हमेशा से लिखा है प्रियंका गांधी, देखो पिताजी और बच्चे एक ही क्लैन के हैं। पिताजी के टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, वरना राहुल गांधी को लोग पप्पू 2 बोलते हैं। और प्रियंका गांधी एक्सपोज इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो बोलती कम है, राहुल गांधी की तरह हर जगह जाके नहीं बोल रही है, साइलेंटली काम कर रही है। सर उनके भी जो थोड़े मोटे क्लिप्स आते हैं उसमें इतना समझ में आता है कि संस्कार थोड़े कम रह गए देने में। मैडम संस्कार तो तब आते हैं ना जब मैं, फिर वही बात, संस्कार मैंने हमेशा एक चीज लिखी है, संस्कार क्या है? संस्कार करेक्टर से आता, करेक्टर माँ से आता। तभी तो मैं बोलता हूँ रामायण जो है वो करेक्टर है। अगर करेक्टर बच्चे का डेवलप करना है तो रामायण पढ़ो। तो वहां तो जड़ें ही खराब हैं। जब बीज ही खराब बोया जाएगा तो फसल तो गलत ही उगेगी ना। सर ऐसा भी होता है कि दिखाने के लिए साड़ी डाली जाती है, पर जब प्राइवेट पार्टीज में जाते हैं तो, क्योंकि ये लोग बड़े-बड़े लोग हैं, वीआईपी, वीवीआईपी लेवल के लोग हैं। अरे मैडम उनका ड्रेसिंग सेंस तो बॉलीवुड की बिकनीज को भी फेल कर देता है, क्योंकि अरे मैडम आप कहाँ बहुत पैंट शर्ट जीन्स और साड़ी में फंसे हुए हो? मेरे पास जो है ना वो उससे बहुत आगे की चीजें हैं। मतलब चलिए कमिंग सर टू द नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन। मेरे जो पुराने मेरे मित्र हैं जो मुझे पढ़ते थे 2014 से, वो जानते हैं। मैंने लिखा भी है, मैंने समझाया भी है, मैंने बोला भी है। खास तौर से जो मेरा प्राइवेट में मेरे वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनमें मैं खुल के बोलता हूँ। तो ये चीज़ मैंने बोली हुई है। तो आप जो पैंट शर्ट वाली है ना, ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। जी सर, एक चीज़ जो नोट करने वाली बात है, क्योंकि हम आई एम मोर फोकसिंग ऑन द पंजाब। पंजाब में खालिस्तान का इशू जो है वो हर बार तब आता है जब सेंटर में बीजेपी की सरकार होती है।
जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार होती है तब बड़े शांति से बैठे रहते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ गुडी गुडी होता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि खालिस्तान, 1984 के दंगे, ये सब कांग्रेस परिवार की देन है या गांधी परिवार की देन है। तो ये स्टार्ट तभी होता है जब बीजेपी होती है सेंटर में। इसका कारण है मैडम, इसका कारण है पैसा। जब भाजपा की सरकार होती है तो क्योंकि राष्ट्रभक्ति और देश का या राज्य का या किसानों का उत्थान सर्वप्रथम होता है, प्राथमिकता होती है, तो आप अपने किसानों का जो इंटरेस्ट है वो किल नहीं करोगे, वो भाजपा कभी किल नहीं करेगी। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब भाजपा की सरकार नहीं थी 2014 में, तब किसान आत्महत्या करते थे ना। क्या होता था? आत्महत्या करी, कर्जे माफ कर दो, कर्जे माफ कर दिए, किसानों की हत्या नहीं रुकी, क्योंकि किसान के पास तो वो कर्जा माफ का पैसा कभी पहुंचना ही नहीं है, वो तो नेताओं की जेब में जाता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि किसान आत्महत्या कर रहा है और उस प्रॉब्लम का सलूशन हमारे इकोनॉमिस्ट, प्राइम मिनिस्टर और जो नोबेल लॉरिएट्स सो कॉल्ड उनके सपोर्टर थे, उनके हिसाब से था कि कर्जा माफ कर दो, आत्महत्याएं रुक जाएंगी। रुकी? लेकिन 2014 के बाद एकदम नहीं, पर धीरे 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 आत्महत्याएं कम होती गई, क्योंकि मोदी के काम करने का तरीका एलोपैथिक नहीं है, आयुर्वेद है। आपके पेट में दर्द हुआ, आपने गोली खाई, आपका पेट का दर्द सही हो गया कुछ वक्त के लिए, फिर कभी हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद उस दर्द को उभारता है और उसका जड़ से इलाज करता है। आयुर्वेद एक प्रोसेस ड्रिवन है ताकि वो बीमारी फिर से ना आए। तो मोदी जी ने क्या काम करा? पहले किसान लाठियां खाते थे यूरिया के लिए, क्योंकि यूरिया बनता तो बहुत था लेकिन वो फैक्ट्रियों में चला जाता था, तो मोदी जी ने उसको नीम कोट कर दिया। उसके बाद किसान हर चीज उगाने के मूड में रहता था, जिसमें उसकी फसल खराब होती थी, सूख जाती थी, कीड़े लगते थे, और जो उसने उगाई है कर्जे पे उगाई, तो जब फसल बर्बाद हो गई तो कर्जा डबल हो गया और चढ़ गया, आगे की फसल के लिए पैसा नहीं है, वो आत्महत्या करेगा। तो आपने किसान को कर्जा देना शुरू करा। फिर आपने किसान के सॉइल की जांच करनी शुरू करी और उसको बताना शुरू करा कि तुम्हारे खेत में अच्छी फसल क्या हो सकती है और कौन सी फसल तुम्हें करनी चाहिए। अब जरूरी नहीं कि एक जगह गन्ना हो रहा है तो दूसरी जगह भी गन्ना हो ही जाएगा, ये एक जगह अच्छा धान हो रहा है तो दूसरी जगह भी अच्छा धान हो जाए। फिर जब सारी चीजें आ गई तो अब आपने बात करी स्टोरेज की, क्योंकि किसान उगाने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद स्टोर भी करेगा। फिर अब किसान मंडी में लेके जाता था जहां वो 9 से 10% टैक्स देता था, आढ़ती उसे इंस्टॉलमेंट में पैसा देते थे, क्योंकि एफसीआई से या और जो प्रिक्योरमेंट है वहां से आढ़तियों को पैसा मिलता था बल्क में। आढ़ती अपना मार्जिन काट के, पॉलिटिकल गेम खेल के किसान को इंस्टॉलमेंट में पैसा देते हैं। किसान के पास जब इंस्टॉलमेंट में पैसा जाता था तो उसको पैसा पता ही नहीं चलता था, क्योंकि कुछ कर्जे में निकल गया, कुछ जरूरतों में निकल गया। तो आपने एक दूसरा रास्ता खोला कि कोई भी प्रिक्योर कर सकता है, किसान कहीं भी बेच सकता है, जिस पे बवाल करा हुआ है। अब किसान मैं खुद गांव जाता हूं, मेरा अपना गांव है पीलीभीत के पास।
मेरा मेरे गांव के लोग मेरे को बताते हैं कि हमने कभी अपने जीवन में 3 लाख 4 लाख रुपए इकट्ठा आता हुआ नहीं देखा, अब इकट्ठा आता है। तो कहने का अर्थ ये है कि एक होता है प्रॉब्लम का सलूशन निकालना और दूसरा होता है प्रॉब्लम को डिफाइन करना। तो जो हमने मोदी जी का एग्जाम्पल आपको दिया, ये प्रॉब्लम की डेफिनेशन है। जब आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो तो हर स्टेप पे, हर माइलस्टोन पे उसका सलूशन निकलता है। ये चीज भी कांग्रेस के गले नहीं उतर रही है। तभी पुराने लोग जानते हैं, मैंने ट्वीट करा था कि मोदी का अगला 10 साल का मिशन फौजी और फार्मर होगा। और आप देख लीजिए, आज 7 साल होने 8 साल होने जा रहे हैं, वही चल रहा है, फौजी और सर वो फार्मर। लाल बहादुर शास्त्री जी के कदमों पे काफी हद तक चल रहे हैं, जय जवान जय किसान, उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं लेटर इन स्पिरिट में अगर देखा जाए तो। मोदी कुछ नया काम नहीं कर रहे। देखो, समय के हिसाब से लड़ाई के हथियार बदल सकते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं बदल सकती। मोदी जी वही बोस की डॉक्ट्रिन, लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान, उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन काम करने का तरीका, अलग है, मेथड उनका अलग है। अलग है। जी, मैंने दे दिया ना आपके सवाल के जवाब। जी बिल्कुल। सर अमरिंदर सिंह जी काफ़ी न्यूज़ में थे, पहले अमित शाह जी, पहले तो जब हम ये वीडियो करना चाहते थे, इस वीडियो के साथ कुछ जिंक्स था क्योंकि हमने जितनी बार प्लान किया उतनी बार कुछ ना कुछ हो गया। पहले राहु वो केतु लग गए थे। जी पहले ऐसा हुआ कि पहले ये चर्चा चल पड़ी कि वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर ये चर्चा चल पड़ी, फिर वो जब अमित शाह से मिले, फिर डोवल जी से मिले। सो क्योंकि क्वेश्चंस में अगर ये मैं बोलूँ तो ये टॉप डिमांड है इस क्वेश्चन की व्यूअर से कि उनका मिलने का पर्पस क्या था, स्पेशली डोवल जी से। देखो मैम, मैंने आपको पहले भी बोला, हमारे YouTube पे और ट्विटर पे अति उत्साहित लोग बैठे हैं। कुछ ब्लू टिक वाले हैं या बड़े बड़े हैंडल बन गए हैं, जिनके जीवन का अचीवमेंट केवल ट्रोलिंग रहा है। तो वो अमरिंदर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये उन्हीं की उड़ाई हुई चीज है। और मीडिया ने इस चीज को उठाया क्योंकि उनको टीआरपी मिलेगी, डिस्कशन ज्यादा मिलेगा। सिर फोड़ेंगे 6 बजे से रात के 10 बजे तक चैनल पे डिबेट के नाम पे। कैप्टन अमरिंदर, शरद पवार, हसीब दाबरू और दिग्विजय सिंह, ये 4 लोग भाजपा में कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। मैंने तो नहीं लिखा ना कि कैप्टन भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, या चांसेस हैं, या हो सकता है। अगर आपने हमेशा मैंने ये नहीं मेंटेन रखा है कि वो दूर रहेंगे बीजेपी अगर से, दूर मैंने रहेंगे। नहीं लिखा है तो वो चीज़ नहीं होगी। ये मैं आपको इतना तो मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि जो मेरी एनालिसिस है वो इसीलिए सही होती है क्योंकि मैं आउट ऑफ टर्न कुछ नहीं, उत्तेजित करने के लिए आपको नहीं बता। देखो, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट लिखी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, और मैंने अस्त्र और शस्त्र को डिफाइन करा। और मैंने बड़े, ये 4 नाम जो मैंने अभी लिए, ये मोदी जी के अस्त्र और शस्त्र हैं। इसमें से 2 लोग ऐसे हैं जिसमें से एक जने का तो काम हो चुका, ठीक है। उनकी ये कहना चाहिए अंडर कवर भूमिका 370 हटाने में अद्वितीय है, और वो थे जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर। मैं उनसे मिला हुआ हूँ 2017 में, 19 मई को उनसे मिला था मैं, काफी देर बातें हुई थी हमारी।
चाय भी पी थी, ब्रेकफास्ट पे साथ बैठे थे एक ही टेबल पे हम। कैप्टन अरविंदर सिंह दूसरे हैं जिनका रोल एक स्टेट तक लिमिटेड, लेकिन दिग्विजय सिंह और शरद पवार ये दो ऐसे अस्त्र हैं जिनका रोल किसी स्टेट के साथ जुड़ा नहीं है, बल्कि पूरे भारत में इफेक्टिव, और ये एजलेस होते हैं। तो 2022 पंजाब चुनाव के बाद कैप्टन अरविंदर सिंह का जो रोल था वो खत्म हो जाएगा और शरद पवार और दिग्विजय सिंह चलते रहेंगे। रहा सवाल उड़ाने को, तो लोगों ने ये भी उड़ाया था कि ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन जाएंगे। मेरे पास भी फोन आया, बड़े सम्मानित लोगों का मेरे पास फोन आया और उन्होंने बोला गौरव कुछ भी करो, ये बंदा एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। तो मैंने कहा भैया ये बताओ तुमको किसने बोला इनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना रहे हैं? बोले मीडिया तो यही बात कर रहा है। मैंने कहा तो फिर मीडिया से बात करो ना, मीडिया की बकवास मेरे घर में लेके मत आओ, क्योंकि ऐसा ना हुआ है ना होगा। अभी तक के रिसर्च के हिसाब से ना ऐसा हुआ है ना ऐसा होगा। बाकी राजनीति है, राजनीति में पासे कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी नई समीकरण बन सकते हैं, कभी भी नया पर्सपेक्टिव आ सकता है। राजनीति अपने आप में एक बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, ये स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, क्योंकि आज दुश्मन है कल दोस्त भी हो जाता है। बस फर्क ये है कि पहले की रिजीम में ये दोस्ती और दुश्मनी अपना पेट भरने के लिए की जाती थी या परिवार का पेट भरने के लिए की जाती थी। जो आज ये दोस्ती और दुश्मनी है ये राष्ट्र के लिए हित के लिए करी जाती है कि राष्ट्र के हित के लिए क्या जरूरत है। तो कई बार कुछ लोगों से हम वो काम निकालते हैं जो हमारे अपने नहीं कर सकते। ईमानदार आदमी हर जगह सक्सेसफुल नहीं होता है मैडम। कुछ काम ऐसे हैं जो एक बेईमान आदमी बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। सर कहावत है सीधे पेड़ सबसे पहले कटते हैं। जी सर कुछ व्यूअर्स के कुछ एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आलोक सिंह जी का कि थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है बट आई स्टिल आस्क, वरुण गांधी क्या कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? अरे भैया, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे मेरे YouTube का टाइम वेस्ट करना भी मुझे उचित नहीं लगता। कहीं जाएं उनका कोई वैल्यू नहीं होगी, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। वो जब भाजपा में खुले मन से रह के खुला फ्रीडम देने के बाद कुछ नहीं, वो इंसान कुछ नहीं कर सका और बदतमीजी से बात करता है अपने सपोर्टर से, अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनसे, वो इंसान चला ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। कांग्रेस उसकी नेचुरल हैबिटेट है। और आई थिंक अगर क्योंकि इस समय ये नहीं बोलूँगी कि उनका क्वेश्चन थोड़ा सा शायद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रहा होगा आलोक सिंह जी का, बट एक ये है कि हो सकता है उन्हें गांधी में वो चीज़ मिल जाए जो उन्हें बीजेपी में नहीं मिली बिकॉज ऑफ द गांधी नेम। देखो मैडम, वरुण को हमेशा पद की लालसा रही और मोदी काल में जो इंसान पद के लिए लड़ता है ना, उसकी दुकान बंद हो जाती है। आप देखो स्वामी सर की दुकान बंद हो गई, वो पद के लिए आए थे। तो जितने भी पद के लिए थे, चाहे वो जयंत सिन्हा हो, चाहे वो उनके पिताजी हो, शौरी हो, जो भी हो, जिसने भी पद की लालसा करी है ना, वो किनारे लग गया। तो वरुण गांधी नए हैं, अपनी अंतिम पारी वो जाके कांग्रेस में खेल, और कांग्रेस 2014 के बाद कांग्रेस का नामो निशान नहीं होगा। एक बात मैं दर्शकों को बता दूं, जब हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं
तो हम कांग्रेस पार्टी मुक्त भारत की बात नहीं कर रहे, हम गांधी पे फोकस कर, गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस की बात कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन ये जो गांधी परिवार का ग्रहण है जो 1991 से लगा, या कहें शास्त्री जी की डेथ से लगना शुरू हुआ। जैसे बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं ना कि पूछते हैं शास्त्री जी की डेथ हुई उसकी कहानी क्या है। आप लोगों के सवाल पूछने का तरीका गलत है। सवाल ये नहीं होना चाहिए, सवाल सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी, अगर वो जिंदा होते तो वो इंदिरा गांधी को टेक ओवर कर चुके होते। मैडम मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं सवाल पूछना सिखा रहा हूँ लोगों को। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि शास्त्री जी की डेथ कैसे हुई, क्यों हुई। सवाल ये पूछो अगर उनकी डेथ ना होती तो भारतीय राजनीति का मानचित्र क्या होता। अगर संजय गांधी की एयरक्राफ्ट में डेथ ना होती तो राजीव गांधी कभी भी सत्ता में नहीं आते, मतलब सोनिया गांधी का कहीं सीन नहीं था। अगर माधवराव सिंधिया की डेथ ना हुई होती तो राजीव गांधी को कोई स्वीकार नहीं करता। अगर राजीव गांधी की डेथ नहीं हुई होती तो उसी चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी होती। उससे पहले अगर इंदिरा गांधी की डेथ ना हुई होती तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी थी। तो ये सारी डेथ होने पे फायदा एक ही व्यक्ति का हुआ, सोनिया गांधी। तो कहानी क्या है, एक ही व्यक्ति का फायदा जब सबसे हो रहा है तो बड़ी सीधी सी बात है, खेल बहुत बड़ा है, बहुत खतरनाक है। और अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो पप्पू और दामाद निबट चुके होते। फिर वही बात बोलूंगा, जो पुराने पढ़ने वाले लोग हैं उनको याद होगा, मैंने अक्सर इस बात को लिखा है मोदी जी को और होम मिनिस्टर को टैग करके कि दामाद और राहुल गांधी की सिक्योरिटी में कोई भी कोताही मत बरतना। जब सारा राइट विंग खड़ा हुआ था कि दामाद की सिक्योरिटी हटा दो, टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट हो रहा है, ये मैं इनको मंद बुद्धि लोग तो नहीं कहूंगा, लेकिन इनकी सोच सीमित है। ऐसे टाइम में हमें इन दोनों की सिक्योरिटी और बढ़ा देनी चाहिए, राइट। क्योंकि इस देश में 90% लोग इमोशनल मूर्ख हैं। अगर इमोशनल मूर्ख नहीं होते तो इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जो चुनाव हुआ कांग्रेस हार चुकी होती, या राजीव गांधी की डेथ में जो फर्स्ट फेज का रिजल्ट था वही सेकंड फेज में जाता। तो आप लोगों को मित्रों में एक चीज बनाना चाहता हूं, सवाल सीधे मत पूछा करो, सवाल खुद से उल्टे पूछो। अगर ऐसा ना हुआ होता तो क्या होता। फिर आप वाई, हुम, हु, वेयर, व्हाट, इस पे जवाब तैयार करो। आपको आधे से 90% समस्याओं के जवाब आपके हाथ में अपने आप आ जाएंगे। आपको मेरे को तो बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरी तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। और सच मानिए मेरी वैल्यू खत्म हो जाए तो मेरे को शायद सबसे अच्छी खुशी होगी, क्योंकि अब लोग बोलेंगे ये आता है बोलता है, बट एक जिम्मेदारी का भाव है जिसकी वजह से मैं लिखता हूँ और बोलता हूँ, वरना सच मानिए वक्त नहीं है, बहुत सारे काम हैं। सर क्योंकि हमने शास्त्री जी के बारे में बात की तो मैं उनका बर्थडे पे मैं एक बहुत स्पेशल वीडियो बनाना चाह रही थी, आउट ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स मैं नहीं कर पाई। बट ये एक फैक्ट है कि वो ही एक इकलौते प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पहली बार बजट का 25%
डिफेंस फोर्सेस के लिए रखा था, क्योंकि उस वक्त जब ना हम चाइना का वॉर हार चुके थे, लेट मी कंप्लीट प्लीज, हम चाइना का वॉर हार चुके थे और उनको ये पता था कि आज नहीं तो कल अयूब खान अटैक करेंगे कश्मीर लेने के लिए। एक वो वही प्राइम मिनिस्टर थे जिनसे यूएस से डरने लगा था, और यूएस पहली बार रशिया के पास गया कि इंडिया को रोकना है और इनको लाल बहादुर शास्त्री जी को रोकना है। सो रशिया एक्चुअली इनडायरेक्टली प्रेशराइज्ड इन ऑर्डर टू स्टॉप द वॉर। और मैडम, ताशकंद के बाद जी आप एक छोटा सा काम करो, जी आप ये वीडियो बनाओ, और अभी मैंने एक चीज सिखाई है ना, उल्टा सोचना। उल्टा सोचो, अगर सर शास्त्री जी की जगह मोदी जी होते, क्या आज डिफेंस प्रिक्योरमेंट दलाल फ्री नहीं हुई? क्या आज आपकी तीनों मिलिट्री के तीनों आर्म मॉडर्नाइज नहीं हो रहे हैं? क्या आज किसान संपन्न नहीं हो रहा है? तो काम तो वही करा ना। एग्जैक्टली ग्रीन अच्छा, रेवोल्यूशन लेके आए। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, सॉरी गायत्री जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने एक मेरे से कनाडा वाला सवाल पूछा था, मेरे ख्याल से हमारे एक्सप्लेनेशन में उसका जवाब कहीं मिस हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब के लिए। दोस्तों, कनाडा में खेती कौन करता है? सिख, हमारे सिख भाई बहन, पंजाबी लोग हमारे, सब इंडियन ठीक, एनआरआईज। करेक्ट। क्या उगाते हैं? द फनी पार्ट इज गेहूं, दालें, वेजिटेबल्स, डेयरी। एक मिनट, एक मिनट, आपने क्या बोला? दालें? दालें। क्या आपको पता है कि 2014 से पहले 90% भारत में जो दाल थी वो कनाडा से इंपोर्ट हो रही थी, और इसको वही सिख उगा रहे थे जो खालिस्तान सपोर्टर है। मोदी जी के आने के बाद जो हमारे कृषि मंत्री थे राधा माधव सिंह, उन्होंने पहल करी और ये डिसाइड हुआ कि हम भारत में किसानों को प्रोत्साहित करेंगे दालों के लिए। आज 86 to 87% दाल जो आप खाते हैं वो भारत की उगी हुई दाल है, भारत के किसानों की पैदावार है। तो अब किसी के पेट पे लात मारोगे, तो यही आपका जवाब था कि कांग्रेस के टाइम में खालिस्तानी चुप रहते हैं और भाजपा के टाइम में फड़कते क्यों हैं? क्योंकि हमने उनके पेट पे लात मार दी। ये पैसे का खेल है, और इसीलिए वहां का जो नटवर लाल है प्रधानमंत्री, वो अपने दिल्ली वाले का भाई है, खुजलीवाल जी का। उसका कान टाइट करा गया था। तो ये जो दालों की राजनीति है, अब आपने देखा होगा कांग्रेस के टाइम में दाल 180 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 2014-15 में भी ऐसे ही रेट गए थे। लेकिन क्या उसके बाद आज तक दालों के रेट कहीं 100 रुपए से ज्यादा हुए? मेरे ख्याल से, मुझे आइडिया तो नहीं है। कल मेरी पत्नी ने शायद कुछ मंगाया था या गई थी वो, रात को हम बात कर रहे थे, तो शायद 60-70 रुपए किलो कुछ लाई है। अब मुझे ये नहीं पता कौन सी दाल, मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे आइडिया नहीं है कौन सी दाल, पर कुछ दालें आई थी हमारे यहाँ 60-70 रुपए के आसपास, कल ही आई, कल या परसों आई है। तो दालों के रेट अब मतलब एकदम थर्मामीटर की तरह भाग नहीं रहे। तो ये जो कारण है ना, आपका जो सवाल था कि कांग्रेस के टाइम पे ये शांत रहते हैं, भाजपा के टाइम पे क्यों फुदकते हैं, इसका ये जवाब। जी सर, एक क्वेश्चन और है। आई थिंक आलोक सिंह जी का ही क्वेश्चन था, कैन चमन्नी बी अनदर मांझी ऑफ बिहार? चन्नी, हर महीने चवन्नी का या मेहमान चन्नी? है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर, जो है कि ये प्रोटेस्ट खत्म कब होंगे? जिस दिन यूपी चुनाव का आखिरी वोट पड़ेगा उस दिन शाम को 6 बजे मेरे साथ कॉल करना आप। ये
शो करेंगे और उस दिन मैं आपको बोल दूंगा ऑफिशियली खत्म हो। मतलब सारा जो गेम प्लान हो रहा है वो यूपी के लिए हो रहा है। मैडम अगर यूपी भाजपा जीत जाती है, योगी जी वापस आ जाते हैं, तो कांग्रेस खत्म 2024 में। और अगर हमारी मूर्खता की वजह से भाजपा नहीं आती है और हमारे सेक्युलरिज्म की वजह से अगर भाजपा मिस कर जाती है, योगी बाबा मिस कर जाते हैं, तो आप लिख के रख लो 2024 फिर हमारा नहीं है। जी सर, क्योंकि अब हम बार बार यूपी के बारे में बात करें तो आज मैं थोड़ा सा उधर भी ले लूँगी 10 मिनट। जो अभी योगी जी ने जो क्राइसिस मैनेज किया है, जो अभी लखीमपुर के बाद हुआ है, उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? आई थिंक इट्स ए मिलिट्री प्रिसीशन, ब्रिलियंटली मैनेज्ड। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने कुछ कमेंट देखे थे कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो टिकैत के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो लोग जो हमारे उतावले मित्र हैं वो तो चालू हो गए कि कंप्रोमाइज कर लिया, डर गई सरकार। अरे डर ही नहीं है, इतना बड़ा पासा फेंक दिया है। उन्होंने क्या करा, इस पूरे इवेंट को सेपरेट कर दिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जब टिकैत के साथ बैठे और कंपनसेशन डिक्लेयर करा और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने इस पूरे इवेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा किसान आंदोलन, फर्जी किसान आंदोलन, और दूसरा हिस्सा गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी की। अब किसानों को बाहर कर दिया तो टिकैत के साथ बैठ गए, टिकैत उधर शांत हो गया, किसान आंदोलन सेपरेट। अब पिलाई होगी समाजवादी पार्टी के लोगों की जो उस गुंडागर्दी में, और खालिस्तानियों की जो उस गुंडागर्दी में, क्योंकि टिकैत खुलेआम समाजवादी पार्टी के साथ आएगा नहीं, खुलेआम खालिस्तानियों के साथ आएगा नहीं, उसको एक्सपीरियंस है। तो आपने एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करके पूरे इवेंट को 2 हिस्सों में सेपरेट कर दिया। एक हिस्से को पीठ पे हाथ मार के सेटल करा, दूसरे को अब लॉ एंड ऑर्डर से आप हैंडल करोगे। इसमें दूसरा सवाल मैंने देखा, कुछ लोग मित्र, अमित शाह को चाणक्य नीति सीखनी चाहिए, अमित शाह शांत हो गए। मैं ऐसे मित्रों से बस एक ही निवेदन करूंगा, अपने घर को संभालें, राजनीति में कमेंट ना करें जब कोई चीज पता ना हो। लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के अंडर नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर प्योर एंड प्योर स्टेट का सब्जेक्ट होता है और उसको स्टेट हैंडल करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर प्रोटेस्ट उस वक्त खत्म हो जाएगा और इन्होंने जैसे अभी प्रियंका गांधी की कुछ एक वीडियोस वायरल हुई हैं जहां वो लगी हुई हैं बताने के लिए कि attempt to molest, attempt to harm, attempt to harass। उस बेचारी ने जितने शब्द सीखे थे वो सारे बोल दिए, उससे ज्यादा उसको कुछ बोलना नहीं आया। एक तरफ वो मोलेस्ट की बात कर रही है, एक तरफ वो हरेस की बात कर रही है, एक तरफ वो पॉलिटिक्स बात कर रही है। पहले डिसाइड तो कर लो बात क्या करेगी। अरे एक पुलिस वाला क्या मोलेस्ट करेगा एक वुमेन को? अब सोचने की बात है यार, मोलेस्टेशन का कोई चार्ज वहाँ डाले। पे लेडी, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो लेडी पुलिस ऑफिसर भी है बैकग्राउंड में। मैडम मैं बता रहा हूँ, जब हमें पता है कि आप राजनीतिक गेम खेल रही हो तो ये तो बेसिक है ना कि हम अपने लेडी पुलिस वालों को लेके जाएंगे, तो अब लेडी को मोलेस्ट करेगी। अगर ऐसी बात है तो हमें तो फिर प्रियंका गांधी पे शक होना चाहिए। जी, और अभी उन्होंने जी अखिलेश यादव जी को भी हाउस अरेस्ट में कर दिया है, तो इज मैनेज्ड इट ब्रिलियंटली। विद इंटरनेट भी ब्लॉक हो गए हैं लखीमपुर के आसपास में मैडम और मैं आपको लखीमपुर क्या के बोलूं, अंदर भी पूरी तरीके से। योगी बाबा हैज मैनेज द क्राइसिस लाइक ए मिलिट्री प्रिसीशन। जब लखीमपुर का हुआ था कांड तो मैं 1 मिनट के लिए भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि सोनभद्र में कैसे हैंडल करा गया, हाथरस में कैसे हैंडल करा गया, वो देख के समझ में आता है कि ये भी योगी के लिए कोई बड़ा काम नहीं है।
देखो योगी के, जब हम योगी को देखते हैं ना, तो 1 मिनट के लिए अगर हम भगवा भूल जाएं, तो ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैनेजमेंट पर्सन, जिसको क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से आता है और डिलीवरी का मास्टर है। No, it was प्रॉब्लम क्या है, expected. It was हम very जब much expected जिस तरह उन्होंने मैनेज किया कि he won't hesitate a moment. मैडम, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। जिस व्यक्ति ने एमएससी मैथ्स में करा हो, उसके साथ मैं खड़ा ना हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और जिस व्यक्ति ने एमएससी मैथ्स में करा हो, उसकी एनालिटिकल स्किल और ऑब्जर्वेशन स्किल एक ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं कौन सा एमबीए करा हुआ व्यक्ति से तो कहीं बहुत ज़्यादा होगी ना। जी, जी। इनका मैं दिखाना चाहूँगी। थैंक यू सो मच विनोद जी। आप बस सपोर्ट करते रहिए सर, हम इतने में ही बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। जी। विनोद जी, अल्टरनेट मीडिया को डोनेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो गौरव प्रधान फाउंडेशन में दे सकते हैं। उसका लिंक और मैं वीडियो में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। हाँ, वो हमारे बच्चों के काम आती है। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कई प्रोजेक्ट हम चलाते हैं, उनके लिए काम आता है, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। जी। बाकी मुझे और गायत्री जी को किसी भी तरह का कोई डोनेशन, कोई पैसा, कोई फीस ना देने की ज़रूरत है, ना हम कभी आपसे मांगेंगे। हम दोनों के ऊपर भगवान की बहुत बहुत कृपा है। दाल रोटी लाइक हमारे पास अच्छे से, हमारे सबके परिवार अच्छे से चल रहे हैं। हम केवल यूट्यूब पे अपना अनबाइस ओपिनियन, एनालिटिकल ओपिनियन रखने आते हैं। इससे ज़्यादा हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर हम क्योंकि किसान आंदोलन की बात कर रहे थे और उसमें एक पॉइंट मैं मिस करना भूल गई। राजस्थान में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, आज की बात है, क्योंकि वो चावलों के और धान के राइट प्राइस की मांग कर रहे थे, प्रोक्योरमेंट प्राइस को बढ़ाने की बात कर रहे थे, और उस पर किसी मीडिया ने कोई कवरेज नहीं दी है। कैसे करेगा मैम, मीडिया तो बिका हुआ है ना। कौन करेगा? मैं आप लोगों को जब बोलता हूँ कि मीडिया आप देखो ना देखो, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप भारतीय मीडिया को देख के अपनी कोई ओपिनियन बनाते हैं, अगर आप कोई निष्कर्ष पे पहुंचते हैं उनके हिसाब से, तो मेरे ख्याल से फिर आपको हम जैसे लोगों को तो सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सच बात ये है, आप माने ना माने, पर मैं टीवी देखता नहीं, अखबार पढ़ता नहीं। कोई न्यूज़ वेबसाइट जो पोर्टल होती है, चाहे वो राइट विंग की हो, लेफ्ट विंग की हो, किसी की भी हो, या ऑनलाइन अखबार जो हैं बहुत सारे, उनकी साइट मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ, मैं कोई टीवी नहीं देखता हूँ। मुझे 11-12 साल हो गए टीवी देखे हुए। लेकिन समझ है, मैंने अभी आपको क्या सिखाया। कोई कांड हुआ तो ये मत पूछिए अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। आप ये पूछिए अपने आप से, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, तो सीन कैसे लगता, अगर ये नहीं होता। तो जैसे लखीमपुर की भी बात है, अगर आप उसमें भी देखें, अगर ये नहीं होता, अगर वो बंदा गाड़ी अपनी नहीं चढ़ाता किसी पे, तो क्या होता, उसको वही मार देते। आप भी अगर गाड़ी में बैठे हैं, आप पे 100 लोगों ने हमला करा, आपकी विंडशील्ड तोड़ दी, आपको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और 100 लोग तलवार और लाठी से आपके ऊपर हमला करेंगे, तो आप क्या करेंगे? एक्सेलेरेटर पे पैर दबाएंगे और गाड़ी भगाएंगे, ये बिना देखे कि आपके आगे कौन है, पीछे कौन है। तो इसी में जो सो कॉल्ड फर्जी किसान खालिस्तानी थे वो मर गए। वो प्रिटेक्स्ट था, वो करना ही था उन्होंने, चाहे हाँ, वो प्रिटेक्स्ट था। मैडम, आप लॉयर हो, सुप्रीम कोर्ट भी आपको अधिकार देता है अपनी जान की हिफाजत के लिए।
मैं अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपने परिवार की जान की हिफाजत के लिए गोली भी मार सकता हूं किसी को, तो गाड़ी चलाना तो बहुत दूर की बात है। जी इस सर एक केस में लास्ट, होगा नहीं। वो जो 302 वगैरह के केस है ना, वो थोड़ा सा आग को ठंडा करने के लिए कर दिए, लेकिन इसमें कुछ निकलना नहीं है, आप लिख के रखें। जी सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन लूंगी और वो ये है कि रोल ऑफ बीएसपी इन पंजाब इन यूपी इलेक्शंस। रोल ऑफ, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती जी की। अच्छा, बीएसपी इलेक्शन, बीएसपी रोल इन पंजाब एंड यूपी, आप ऐसा पूछ रहे हैं ना? जी देखो मैम, बहन जी जो है ना, भाजपा से अलायंस तो करेंगी नहीं, ऐसा जैसा मुझे लगता है। लेकिन बहन जी रहेंगी भाजपा के साथ। जी तो कुछ कुछ मुझे भी यही फीलिंग आती है। अगर बहन जी अकेले लड़ेंगी तो खत्म हो जाएंगी, समाजवादी पार्टी के साथ जा नहीं सकती, कांग्रेस के वो साथ जा नहीं सकती, तो उनका अंत निश्चित है अगर वो भाजपा के साथ नहीं है। और रहा सवाल बहन जी का, तो मैं आपको बड़ी साफ साफ बता दूं कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर योगी के बाद किसी को भी मैं प्रेफर करूंगा तो वो बहन जी को प्रेफर करूंगा, यस, क्योंकि बहन जी 10% कमीशन वाली तो हैं और उनका बड़ा साफ डीलिंग है, पर काम करती हैं, साफ पर बात काम करती करती है। हैं। भाई 10%, 10 से 15% कमीशन होता है, वो हमें दो, और उसके बाद कोई कमी नहीं होनी चाहिए और काम पुख्ता होना चाहिए और टाइम से होना चाहिए। अगर आप नोएडा देख लीजिए तो नोएडा को तो उन्हीं ने बना दिया। जी सर कुछ एक चीज़ें और भी हैं उनकी, आई मीन मैं एक टाइम था कि मैंने भी उनको इस लाइफ में देखा है। एक चीज़ और है कि शी इज़ वेरी फर्म व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड ऑर्डर। मैंने वही मैं आपको खुद बोला। अयोध्या में मैं खुद जाने से डरती थी। देयर वाज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि हम गए हैं और रास्ते में ईव टीजिंग हुआ है। बोल नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि अखिलेश की राज में आपको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा और कुछ नहीं होगा। बट मैम व्हेन मायावती वाज देयर, हिम्मत नहीं थी किसी की, चाहे कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो। क्योंकि ईव टीजिंग से ब्राह्मण और अपर कास्ट ही नहीं करते हैं, लोअर, मतलब लोअर नहीं बोलूंगी मैं, हर तरह के लोग करते हैं, हर तरह के लोग। मैम मैंने आपको वही तो चीज बोली ना कि बहन जी योगी के बाद अगर कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर यूपी में है तो वो बहन जी है। अब बहन जी की भाषा कैमरे के पीछे तो सिविलाइज नहीं है, क्योंकि हमने तो उन्हें कैमरे के पीछे सुना, कैमरे के आगे तो आप सुनते हैं। लेकिन मुझे उस भाषा से कोई आपत्ति नहीं है अगर राष्ट्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए काम हो रहा है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि योगी के बाद अगर कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो बहन जी हैं। एंड शी इज नॉट एंटी नेशनल एज वेल। आज अभी तक, तक, हाँ, शी आज इज तक, नॉट वन ऑफ दोज, या आज तक उनके राजनीतिक कैरियर में उन्होंने भारत विरोधी कोई बयान नहीं दिया, जबकि अखिलेश यादव ने हर भारत विरोधी बयान दिया है, फौज के विरोध बयान दिया है। मायावती ने कभी भी फौज के लिए या भारत विरोधी ताकतों के लिए। ताकतों के लिए कभी भी बयान नहीं दिया। और मैंने हमेशा बोला, इसीलिए मेरा भाजपा से कोई लिंक नहीं है। मैं हर उस व्यक्ति का सपोर्टर हूं जो राष्ट्र के लिए है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए है। और इसीलिए मैं बोलता हूं भाई, मायावती को मैं, अगर आप देखो, मुलायम सिंह ने भी कभी भारत विरोधी बयान नहीं दिया। ये अपने टाइम के लोग थे जिनको राष्ट्र सर्वोपरि, हो सकता है अपने राजनीतिक कारणों के लिए मसाला इधर से उधर करा हो, लेकिन राष्ट्र के विरोध में
और एंटी नेशनल तत्वों के साथ कभी खड़े नहीं हुए। ट्रू। सर आई थिंक आज का फाइनली ये सेशन हो गया। आई एम सो हैप्पी, वेरी डिलाइटेड एक्चुअली कि वी मैनेज टू पुल इट थ्रू। लग रहा था कि आज फिर कुछ हो जाएगा बट हो गया फाइनली। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। बट बिफोर आई क्लोज डाउन, मेरी 2-3 रिक्वेस्ट हैं व्यूअर से। पहली रिक्वेस्ट तो है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। दूसरी रिक्वेस्ट ये, एनीबडी हु इज़ कमिंग टू स्पिट विनम हियर, चाहे वो गौरव सर के लिए हो या गौरव सर के अगेंस्ट में हो, मतलब आप गंदी भाषा यहाँ पे आ रहे हैं, आप चाहे ऑपोजिशन पार्टी के हैं या हमारी पार्टी के हैं, मतलब आप समझ रहे हैं कि आप इनके फेवर में बोल रहे हैं, इनके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। जो यहाँ पे गंद फैलाने आएगा, मैं पहले थोड़ी सी कैजुअल होती थी इन चीज़ों को लेके, I'll simply block the person. I don't want dirty thing. I don't want to read dirty things here. It's as simple as that. We are not here for that. ना मुझे या सर को किसी पे गंद उछालना है, ना मुझे वो गंद लेना है। तो जिसको ये गंद वाला ठीकरा करना है तो कहीं और जाके फोड़े। और अगर ज़्यादा ये चीज़ें इस पे हुई तो आई विल सिंपली क्लोज डाउन द चैट। मैं लाइव चैट खत्म कर दूंगी कम्प्लीटली, बिकॉज इट इज़ नॉट, इफ इट डजंट हेल्प। मैं इसलिए रखती हूँ बिकॉज देर आर सम गुड पीपल हु आस्क रियली गुड क्वेश्चंस, and that is why I leave it open. It doesn't help me in any way, but if it is going to continue, so I'll have to think about it. तो मैं सिंपली ब्लॉक कर दूंगी उन लोगों को जो गाली गलौज पे उतर आते हैं, बदतमीजी पे उतर आते हैं, चाहे सर को नाम लेके दे रहे हैं या जो बाकी सर है जिनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनीबडीज फाइट, किसी की भी फाइट हो रही है, पर इफ एनीबडी पुट्स एनी काइंड ऑफ डर्टी लैंग्वेज हियर और समथिंग, आई विल सिंपली ब्लॉक द पीपल। और अगर ये कंटिन्यू रहा, आई विल स्विच ऑफ द लाइव चैट ऑल्सो। वी आर नॉट हियर फॉर दैट। हम यहाँ पे एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन के लिए आते हैं, हेल्दी डिस्कशन के लिए आते हैं कि लोगों को पता चले कि इनसाइड न्यूज़ क्या है, आइडियोलॉजिकल थॉट्स के डिफरेंसेस हैं, उसको हम काउंटर करते हैं। वी आर नॉट हियर फॉर मसाला, सॉरी टू से। और तीसरी बात ये कि वेरी सून विल बी कमिंग अप विद अनदर एपिसोड विद गौरव प्रधान सर, अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, जब सर टाइम दे देंगे। तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए और टाइम निकालने के लिए। आज हम ऑफ द बहुत हमने टाइम बिल्कुल अचानक से रखा कि अगर लाइव हो जाएगा तो करेंगे, अदरवाइज विल ड्रॉप इट। सो इट इज एक्चुअली सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद।